Okay. So once again, a very good morning, everyone. The topic which we need to discuss today is Archimedes principle. चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आर्किमिडीज वन ऑफ द बिगेस्ट जीनियस ऑफ हिज टाइम्स। उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा तरीका उन्होंने सोचा, बहुत ही एक तरीके से मुश्किल था वो सोचना, बट वो सोच पाए। और उनने हमें बताया कि अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं और उस कंटेनर के अंदर लिक्विड को भर देता हूं, लिक्विड को भरने के बाद अगर मैं इस कंटेनर के अंदर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करूंगा, तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा विच इज कॉल्ड एज बॉयंट फोर्स, या फिर इसी को हम लोग प्यार से अपथ्रस्ट बोल देते हैं। ये बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट होता है, वो इफेक्टिव वेट को रिड्यूस कर देता है। बिकॉज ऑब्वियसली mg नीचे लग रहा था, एफ अप ऊपर लगने लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना बचेगा आपका, mg माइनस एफ अप। दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट जो हमें इस ऑब्जेक्ट का फील होगा। अब सवाल ये उठता था कि सर ये बॉयंट फोर्स कितना होगा। तो हम लोगों ने बोला कि इन जनरल जो बॉयंट फोर्स आता है दैट कम्स आउट टू बी v डिस्प्लेस्ड, यानी उतना वॉल्यूम जितना ये सॉलिड मटेरियल डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड का, इनटू रो लिक्विड, यानी जिस लिक्विड में इसको रखा गया है उसकी डेंसिटी, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस वाज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला जो आर्किमिडीज हमारे सामने लाए। लेटर ऑन अपनी सुविधा के लिए कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ये समझने के लिए हमने कहा कि इन जनरल जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, एंड सॉलिड भी जितना डुबाया गया है उतना ही वॉल्यूम, यानी कि V इमर्स्ड इज इक्वल टू V डिस्प्लेस्ड। ये लेटर ऑन हमने समझ लिया। सो फाइनली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर V वॉल्यूम से डूबा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला जो बॉयंट फोर्स रहेगा दैट विल बी V इमर्स्ड into rho liquid into G. This is going to be the formula for upthrust या फिर buoyant force. यही कारण है कि जो कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर हमको हल्के महसूस होते हैं, जबकि जब हम उन्हें हवा में वे करते हैं तो उसका वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। जैसे एक ब्रिक है, ईट है ना, उस ब्रिक को हवा में उठा के देखो, आपको वो थोड़ी भारी दिखेगी, लेकिन जब आप उसे पानी में उठाओगे तो यू विल फील कि भैया वो थोड़ा हल्की हो गई है। सिमिलरली स्विमिंग पूल वगैरह में जब अपन लोग जाते हैं तो अगर हम एक दूसरे को हवा में उठाने की कोशिश करें तो वी फील अ बिट हेवियर, लेकिन आपने देखा होगा कि पानी के अंदर हम लोग दो हाथ पे आराम से किसी को भी उठा सकते हैं। तो व्हाई इज दिस पॉसिबल? दिस इज ओनली बिकॉज जो बॉडी का जो वेट है या जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल एक फोर्स लगने लगा ऊपर की तरफ, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या बॉयंट फोर्स बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अपथ्रस्ट होता है या जो बॉयंट फोर्स होता है, क्या ये हमेशा इतना ही रहेगा? क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनमें ये चेंजेस आ सकते हैं? वो सारी चीजों को आज हमें समझना है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन ऑफ एफ अप और एफ बी। सर कल का ही समरी हुआ है ना अब तक? हाँ अभी तक वही किया है हमने, ठीक है। अब यहां से हम लोग नई चीज सीख रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा सब लोग। करेक्ट। सो नाउ केस वन। केस वन में हमने क्या लिया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसमें कोई कैविटी नहीं है और वो फुली इमर्स्ड है। तो फुली इमर्स्ड सॉलिड, ठीक है, फुली इमर्स्ड सॉलिड अगर मैं लेता हूं तो इसमें भी ऑब्वियसली दो तीन केसेस रहेंगे। फर्स्ट केस तो ये रहेगा कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये चलो इसको मैं बाद में करूंगा, पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक बेसिक केस। तो मैंने ये लिया एक ऑब्जेक्ट और इसको जैसे ही हमने यहां पर प्लेस किया और लिक्विड को फिल कर दिया, तो सब लोग जानते हैं इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगने लगेगा। हमें इसी अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करना है, एंड इट इज गिवन कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज रो एस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल, और V
टोटल मान लो स्फीयर है अगर ये, तो v इसका हम लोग v मान लेंगे, जो भी कहना चाहो आप, है ना। mg इस पर नीचे लगेगा। इस पर जब हम अपथ्रस्ट की बात करेंगे या बॉयंट फोर्स की बात करेंगे, तो FB विल बी इक्वल टू V इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू g। ये हमारे सामने फॉर्मूला आएगा। अब आप अच्छे से जानते हो कि मास ऑफ सॉलिड अगर हमको दे रखा है, लेट अस से सॉलिड का जो मास है ना, वो ms है, ठीक। तो आप अच्छे से जानते हो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये सब जानते हैं अच्छे से कि ये जो सॉलिड है इसका जो वॉल्यूम है वो पूरा डूबा हुआ है, तो V इमर्स्ड के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि V इमर्स्ड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो ये एक छोटा सा रिलेशन हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब इसको अगर मैं रीसब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यहां से मेरा F अप का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बिकम M सॉलिड रो लिक्विड इनटू G अपॉन रो सॉलिड। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस रो एल को नीचे ले आओ तो रो एस के डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, है ना, 1 अपॉन करके आएगा ये। अल्टीमेटली लिख सकता हूं M सॉलिड इनटू G अपॉन रो सॉलिड बाय रो लिक्विड, ये बन जाएगा। डू यू नो व्हाट इज रो सॉलिड बाय रो लिक्विड? क्या होता है ये? रिलेटिव डेंसिटी। यस, वेरी गुड, रिलेटिव डेंसिटी। with respect तो to मैं इसको liquid. लिख सकता हूं कि F अप और FB दिस विल बी इक्वल टू V इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू G, या फिर सीधा सीधा mg बाय RD। RD किसका? सॉलिड का, ऑब्वियसली। तो ये हमारे सामने एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। इससे क्या है, अब अगर हम मान लो m मास का गोल्ड लेते हैं, जैसे कल मैंने वो आपको कहानी सुनाई थी ना आर्किमिडीज की, तो अगर मान लीजिए मैं m मास का गोल्ड लेता हूं, तो अब मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड की कितनी रहेगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि अपथ्रस्ट गोल्ड पर कितना लगना चाहिए। तो अगर गोल्ड में लेता हूं m मास का, जितना आपने सोना लिया था, तो उस पर अपथ्रस्ट लगेगा mg बाय RD। अगर क्राउन के ऊपर भी उतना ही अपथ्रस्ट लग रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि भैया हमने जो मटेरियल ये क्राउन बनवाया है वो एकदम प्योर गोल्ड का है। तो कल का जो एप्लीकेशन था वो और भी आसान हो गया यहाँ से। अच्छा, आप सुनना मेरी बात। इसके अंदर अब 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगी, फर्स्ट केस, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इसका मतलब हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1। आया ना? What do you mean by relative density greater than 1? वो सिंक करेगा। Yes, इसका सीधा सीधा मतलब होगा ऑब्जेक्ट सिंक्स। अब कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट क्यों सिंक करेगा, तो आप अब जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो F अप आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी mg बाय RD, एंड सब जानते हैं RD ग्रेटर देन 1 है ना। तो इसका मतलब F अप इज लेस देन वेट ऑफ द बॉडी। बोलिए। Yes, sir. तो अगर Yes, वेट से कम हो गया अपथ्रस्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर डूबने लगेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू सिंक। तो यहां से ही हमारे पास फर्स्ट केस आ गया, है ना। सिंकिंग ऑब्जेक्ट हम ऐसे देखेंगे। सेकंड, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि रो एस इज लेस देन रो एल, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है ना, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1। नाउ लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? float करेगा। ऊपर Yes, it means रहेगा. very important, floating object। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट? क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो डूबेगा नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका ऐसे रखा हुआ है, इसका कुछ हिस्सा पानी में रहेगा और कुछ हिस्सा जो है वो हवा में रहेगा, जैसे आइसबर्ग वगैरह फ्लोट करते हैं ना, सेम उस तरीके से। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप अच्छे से जानते हो कि एफ अप विल बी इक्वल टू mg बाय RD एंड दैट विल बी ग्रेटर देन वेट। तो अगर अपथ्रस्ट ज्यादा हो गया वेट से, तो वो इस ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आएगा ऊपर की तरफ, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा धीरे धीरे बाहर जाने लगेगा, तो आप जानते हो कि वेट फिर एक समय पे एफ अप को बैलेंस कर लेगा।
तो जिस पॉइंट पे वेट और एफ बैलेंस कर जाएंगे वहां पर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी फ्लोट करता रहेगा, यानी ना उससे बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा पानी के। एम आई क्लियर? Yes, सर sir. हाँ बेटा। सर वो पहले केस में अपथ्रस्ट ज्यादा था क्या? नहीं नहीं, अब थ्रस्ट कम था, नहीं वेट अच्छा। वेट ज्यादा था, तभी डूब और गया ना वो। इसमें हाँ। समझे कि नहीं? और सर अगर अपथ्रस्ट और वेट इक्वल हो गए तो? रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। ओके। हाँ अब देखो, सी वाला जो केस है वो यही है। सी वाले में उन्होंने क्या कर दिया, रो एस इक्वल टू रो एल कर दिया। अब रो एस इक्वल टू रो एल का मतलब होता है आर डी इक्वल टू 1, और आर डी अगर 1 आ गया तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एफ अप जो है वो होता था एम जी बाय आर डी, और चूंकि आर डी 1 हो गया तो ये सीधा सीधा वेट के बराबर हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कंटेनर लिया और उस कंटेनर को लिक्विड से भर दिया, ठीक है, ये मैंने एक लिक्विड ले लिया और इससे मैंने इस कंटेनर को ऐसे फिल कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को आप जहां छोड़ोगे ना वो ऑब्जेक्ट वहीं रखा रहेगा, यानी कि अगर आपने यहां रखा ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट इसी जगह पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, आपने यहां रखा तो ऐसे ही रखा रहेगा, यहां रखा तो ऐसे ही रखा रहेगा, बाहर निकालोगे तो वापस अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, सर sir. मतलब कहीं पे भी रखो वो वहीं वैसा ही रखा रहेगा। रहेगा, वहीं रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे अब क्या हो जाएगा, अब आप जानते हो इमर्स्ड वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब एफ अप रिड्यूस हो जाएगा, तो वेट बढ़ जाएगा तो वापस लेके आ जाएगा। तो वापस जैसे ही ये लेकर आएगा ये अंदर आकर इस तरीके से स्टेशनरी बना रहेगा। तो सीधी सीधी बात क्या है कि अगर मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 1 हो जाता है तो रिलेटिव डेंसिटी 1 होने का सीधा सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट जहां रखा था वहीं रखा रहेगा पानी के अंदर। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये 3 केसेस थे हमारे जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें सर एक, हाँ एक आध एग्जांपल बताओ ना इसका, काय का? ये थर्ड केस का। सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का। लो पानी के अंदर पानी की बॉल इमेजिन कर लो, पानी का एक ग्लास है, हाँ। उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स को देख लो, मूव करते हैं क्या ऊपर नीचे? नहीं। क्यों? क्योंकि हाँ पानी की सर। डेंसिटी सेम ही रहेगी, तो रिलेटिव डेंसिटी 1 है हाँ। ना? अब रियल लाइफ Yes, में तो यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 आ जाए। समझे कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. कुछ वैसा है जैसे याद करो मैंने आपको जब प्रेशर का डेरिवेशन करवाया था तो मैंने बोला था कि अंदर एक पानी का क्यूब इमेजिन करो, तो वही पानी का क्यूब देखो सस्पेंडेड है अपनी जगह पर, तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक? यस सर। अच्छा हाँ। अब सुनना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसको हम या तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी बोल देते हो आप लोग। ठीक है, सुनाओ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसके अंदर सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, जब ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, यानी रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाए, Less than 1. लेस देन 1। अच्छा एक Sir. सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। ओके आई एम बैक। अनुराग क्या कह रहा है, बॉल्स के टब में? अच्छा देखो इसमें इशू क्या है बॉल्स के टब वाले में, क्योंकि बॉल जो है ना वो लिक्विड नहीं है, फ्लूइड नहीं है, तो फ्लोटेशन उस पर नहीं लगाओगे आप। समझ रहे हो? पानी या लिक्विड के अंदर बॉल डाल रहे हो तो बात अलग है, बॉल के अंदर बॉल डालने का कोई मतलब नहीं है। अनुराग क्लियर है?
अभी देखो यहाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर आपकी लेस देन 1 हो जाती है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, जरा ध्यान से समझना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और वो इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ लिक्विड भर दिया मैंने, ठीक, और जो ऑब्जेक्ट हमने लिया वो ऐसे यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका ऑब्वियसली फ्लोट कर रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो बाहर सस्पेंडेड है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी V immersed and this entire is going to be V total। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। इसका डेंसिटी है रो एस और लिक्विड का डेंसिटी है रो एल। तो अगर मैं इसमें एफ अप निकलवाना चाहूं तो आप बड़े आसानी से बोल दोगे एफ अप विल बी V immersed into रो लिक्विड into G। और V immersed को जब हम लिखते हैं तो वो mg/rd बन जाता है। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक। इसका जब हम वेट देखेंगे जो इसके ऊपर लग रहा है, ऑब्वियसली इस पर ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं, mg लग रहा है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लग रहा है एफ अप, है ना। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, एंड चूंकि ये बैलेंस्ड हैं दोनों फोर्सेस, है ना, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं कि एफ अप शुड बी इक्वल टू mg, यानी एफ अप और mg एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूं, सर एफ ज्यादा होगा ना? ओ भाई क्या बात कर रहे हो? सर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। अरे वो तो फ्लोट कर रहा है इन पर। भाई फ्लोट कर गया ना वो, इसीलिए नहीं समझे। मतलब नहीं 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 मतलब ये है कि पानी के अंदर रबर की बॉल डाल दी तुमने जबरदस्ती ठूस के, तो रबर की बॉल यहीं रखी रहती है क्या? नहीं। क्या होता अच्छा है? हाँ, ऊपर आ जाती है। ऊपर आती है ना वो छल के, और फिर एक जगह पर बैलेंस हो जाती है। हाँ कब हाँ बैलेंस हाँ। होती है? जब जब दोनों फोर्स जब इक्वल एफ ऑफ ग्रेविटी को हाँ बैलेंस कर जाए, सिंपल। हाँ अच्छा। तो वो सिचुएशन देख रहे हैं अपन, क्लियर है अभी? हाँ यस। हाँ, तो अब एट इक्विलिब्रियम एफ अप इज इक्वल टू mg। अब सुनना मेरी बात, एफ अप है आपका V इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू G, और mg की बात करें तो मास होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी? सॉलिड की। वॉल्यूम किसका? सॉलिड का। सॉलिड का वॉल्यूम कितना सॉलिड। है? V टोटल, है ना, यस सर। इनटू G। तो ये हाँ बन गया सर। था हमारा m और ये हो गया G। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं अच्छा, सर। ये उद्यान आ रहे हैं, तुम लोग लेट क्यों हो बेटा? छूट जाएंगी चीजें, ऐसे टाइम पे आया करो। चलो अब सर देखो, वो फिर से एक बार बोलो। कौन सी बात? राइट साइड में जो लिखा ना आपने ऊपर वो। ये मुझे क्या बताओ, डेंसिटी क्या होता है? बोलो रणवीर, कहाँ चले जाते हो बोल के? मास अपन वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। खत्म। तो m को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर दिया। वॉल्यूम किसका लिया? पूरे सॉलिड का, तो V टोटल ले लिया, और डेंसिटी सॉलिड की रो एस थी। अभी क्लियर है? हाँ सर हाँ। अब ध्यान से देखो, G से G काट दिया मैंने, तो यहां से आ जाएगा V इमर्स्ड अपॉन V टोटल इज इक्वल टू रो एस बाय रो एल। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, कैन यू टेल मी वन थिंग, ये V इमर्स्ड बाय V टोटल क्या हो सकता है? क्या है ये? व्हाट इज V इमर्स्ड बाय V टोटल? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन। है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से।
और वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम. सो इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, immersed volume of solid with respect to total volume. क्लियर है ये? यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना डूबेगा पूरे उसके वॉल्यूम के मुकाबले. Am I clear with this term? Yes, sir. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम? Eta. ईटा. और ये क्या लिखा है, जरा ईटा. ध्यान से बताओ. Relative density. तो अब मैं सीधे सीधे तौर पे कह सकता हूं, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारे सामने आ गया. इसका मतलब ये हो गया कि फॉर आर डी लेस देन 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फॉर आर डी लेस देन 1 हम लोग कह सकते हैं कि ईटा इज डायरेक्टली इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी. बोलो हाँ या ना. Yes, sir. लेकिन ये हमेशा नहीं है. ये कब है? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए. केवल किसके लिए एप्लीकेबल है ये? Floating objects. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बताओ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? Sir, direct relative density निकाल सकते वॉल्यूम से. नहीं, उल्टा कह गए. रिलेटिव डेंसिटी से डायरेक्ट ये निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितना डूबा हुआ है. जैसे बर्फ के लिए आइसबर्ग जो होता है ना, आइसबर्ग, Yes, sir. आइस की रिलेटिव डेंसिटी होती है. एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो होती है 0.9. कितनी होती है? 0.9. मतलब तुम समझ गए पानी के अंदर कितना बर्फ डूबा होता है? 90%. 90%. कितना डूबा होता है? 90%. और ऊपर जो आपको दिखता है ना बड़ा सा बर्फ का पहाड़, वो केवल कितना है? 10%. 0.1 यानी 10%. तो मैं, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो आइस की जो आरडी है वो 0.9 है. इसका मतलब 90% ऑफ आइस sinks in water. See how important this term is going to be. यानी कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दे दी जाए और ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है. जैसे आरडी अगर 0.5 ले लिया, मतलब आधा डूबा है आधा बाहर है. आया ना? समझे कि नहीं? हाँ सर, शिप Yes, का sir. कैसा होगा फिर? शिप पर अभी आएंगे. शिप पर रुक जाओ. शिप का कोई 90% रूल नहीं है. शिप का लॉजिक क्या है वो अलग बताता हूं मैं. फिलहाल ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. अगर मैं बोलता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की लेट अस से 0.3 है, तो इसका मतलब वो कितना डूबा हुआ है? 30%. 30%. और 70% हवा में है. क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1.2 है, तो वो कितना परसेंट डूबा हुआ है? 12. 12 कर दी 12%. बकवास. मैंने अभी बोला था कि ये केवल तब एप्लीकेबल है जब रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 हो. Oh. भूल गए? हाँ सर, समझा सर. है ना? 1 से नीचे तो ही लगाना. नहीं बोल दें सर 12%, 120%. और 12 भी क्यों कह रहे हो? 100 से मल्टीप्लाई करो ना. हाँ अभी सर, क्लियर है या समझा. नहीं? Yes, sir. चलो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता चल गया कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फ्लोट करवाते हैं या डुबाते हैं पानी में, तो वो फ्लोट करने के दौरान जितना वो डूबेगा दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग. अगर ये सिंकिंग ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आर डी इज नॉट इक्वल टू ईटा. अगर ये सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है तो भी आर डी इज नॉट इक्वल टू ईटा. आर डी इज ओनली इक्वल टू ईटा इन दिस केस. तो सॉरी, दिस केस. समझे कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो केस 1 मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को, जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर इमर्ज था. Yes, sir. चलो, अब केस 2 पर आ जाओ. ऑब्जेक्ट with
कैविटी fully immersed. ठीक है, इस बार जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके अंदर एक कैविटी है। हुआ क्या कि गोल्डस्मिथ और मैं अभी कहानी अपनी तरफ से बना रहा हूँ, हुआ ऐसा कि जो आर्किमिडीज आए और उन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो सोने का जो बनाया गया है मुकुट, क्राउन, ये सर प्योर नहीं है। तो अब सोनार जो है उसकी जान खतरे में आ गई, क्योंकि राजा तो उसको मरवा देता। अब सोनार जो है वो बचने के लिए सीधा सीधा उसने डायरेक्टली कह दिया राजा से कि सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको कटवा के देख लो, मैं ऐसा एक और पीस बना दूंगा आपके लिए, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये प्योर है, आप चेक करवा के देख लो। अब राजा कंफ्यूज्ड, आर्किमिडीज भी हैरान। क्यों हैरान? क्योंकि अगर इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सही कह रहा होगा, है ना? हाँ सर। और अगर वो हाँ, सही सर। कह रहा है तो फिर ये आंसर गलत क्यों आ रहा है? तो उसका लॉजिक जो आर्किमिडीज ने दिया मेरे हिसाब से, वो लॉजिक ये था कि अगर मैं सोने की रिलेटिव डेंसिटी को चेक करूं, है ना, या एफ की बात करूं, तो एफ डायरेक्टली डिपेंड करता है डूबने वाले वॉल्यूम पे या इमर्स्ड वॉल्यूम पे। तो जब मैंने पूरा उसको इमर्स किया, तो अगर पूरा सोना होता तो आंसर सेम आता। लेकिन सोचो कुछ हवा का गैप आ गया बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये केस कि उन्होंने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर इस बार ऑब्जेक्ट रखा, ऐसा ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ हवा की कैविटी हो गई। जनरली क्या होता है जब ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं तो एयर कैविटी, एयर गैप वगैरह आ जाता है उसमें। तो एयर कैविटी, एयर गैप का क्या असर पड़ेगा जरा समझना। तो उनका ये कहना है आर्किमिडीज का कि सर हमने इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से डुबा दिया, जैसा कि हम हर बार कर रहे थे, पर इस बार क्या है, हमने एज्यूम कर लिया कि इसके अंदर कैविटी है। तो कैविटी के आने से क्या सॉलिड के टोटल वॉल्यूम पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। टोटल वॉल्यूम तो बॉक्स का वही था जो रहेगा, आया ना? हाँ लेकिन सर। लेकिन जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, मान लो सोना होता, तो क्या सोने का वॉल्यूम अब उतना ही है जितना पूरा ब्लॉक का वॉल्यूम है? नहीं, सर उसी नहीं, ब्लॉक में होल गया, मतलब क्योंकि होल उस किया है ना। ब्लॉक के अंदर सोने की जगह पर थोड़ा सा क्या आ गया, एयर गैप। तो जहां जहां सोना है वो वॉल्यूम तो सोने का रहेगा, लेकिन बाकी हिस्सा तो किसका है? कैविटी का। अरे बोलिए, हाँ सर, समझा। इसको हम सर ऐसा उस बोल एयर सकते गैप हैं। में पानी नहीं घुसेगा? क्या बेटा? सर वो एस्केप क्यों नहीं कर रही है यार? एयर गैप में पानी नहीं घुसेगा? अबे तो वो एयर गैप ऐसा थोड़ी ना है कि वो, तुम समझ ही नहीं रहे हो। एयर गैप कैसा है देखो, अंदर इधर है बहुत। अंदर है वो, ये ऐसा डब्बा बना हुआ था, ठीक है, यहाँ अंदर छोटा सा एयर गैप है, यहाँ से बंद, ये भाई माइक सही करो अपना, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद, समझ में आया कि नहीं? तो अंदर है तो पानी कैसे घुसेगा? नहीं हाँ समझे? सर, समझ गए समझ। वो कांच के अंदर कभी देखा होगा छोटा सा एयर बबल दिखता है, यस सर। तो पानी भरता है क्या उसमें? क्रिस्टल्स आते हैं जैसे कांच के, जो शैंडलियर्स वगैरह होती हैं उनमें लगे रहते हैं। हाँ, यही तुम अखिलेश पूछ रहे थे कल, लेकिन कल समय नहीं था ना उसका बताने का, वो दिन आज आया है, समझे? चलो अब सुनो, तो ये जो मटेरियल है सॉलिड, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V सॉलिड, इसका कैविटी का वॉल्यूम हो जाएगा V कैविटी, और टोटल वॉल्यूम जो है वो है V टोटल। ठीक है, अब मुझे एफ अप लिखना है इस केस में। तो सब जानते हैं एफ अप का मतलब तो होता है V इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू G, करेक्ट? नाउ इमर्स्ड वॉल्यूम जब यस आप सर। निकालोगे, हाँ, इमर्स्ड वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, यानी कि V सॉलिड प्लस V कैविटी, है ना, इनटू रो लिक्विड इनटू G। यानी कि जब हम एफ अप निकालेंगे इस बार, तो वो V सॉलिड इनटू रो लिक्विड इनटू G, ये तो रहेगा ही, प्लस V कैविटी इनटू रो लिक्विड इनटू G, इसके भी बराबर आ रहा है।
इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप अच्छे से जानते हो V सॉलिड होता है आपका मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू रो लिक्विड इंटू जी, और ये तो एज इट इज रहेगा V कैविटी इंटू रो लिक्विड इंटू जी। अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो एफ अप आ जाएगा आपके पास mg/rd प्लस V कैविटी इंटू रो लिक्विड इंटू जी। जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग कि अपथ्रस्ट जो है वो इस बार पहले जितना है या पहले से ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया सर। ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से था ही, है ना? यस हाँ सर। सर। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया पूरा। यस सर। बोलिए। यस सर। तो अब एफ अप अगर थोड़ा ज्यादा सर। हो गया तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल रहा है कि भैया सोना आपने जितना लिया होगा वो ठीक है, लेकिन सोने के इतने वॉल्यूम का जो आंसर आना चाहिए, हमारे क्राउन के वॉल्यूम का उतना आंसर नहीं आएगा इस बार। क्यों? क्योंकि अंदर एयर गैप रह गए हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कैविटी एफ अप को बदल देती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सभी को? अरे सर। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड शिप्स। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, लोहे के बने रहते हैं, आपने देखा होगा, बनते हैं कि नहीं? हाँ। और लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा। ज्यादा। क्योंकि लोहे की एक पिन डालोगे अगर पानी में तो वो डूब जाएगी, लेकिन बड़े बड़े मेटल के जो जहाज होते हैं वो नहीं डूबते। मालूम है क्यों नहीं डूबते? एयर क्यों नहीं गैप। डूबते एयर क्यों देता हैं? है? एयर सर, एयर। एयर, हाँ ऐसा समझ लो, ऐसे समझो जरा। अगर मान लीजिए मैं एक पूरा लोहे का ब्लॉक लेता हूं, ठीक है, तो इसका mg बहुत ज्यादा रहेगा। अरे बोलो। हाँ सर। और यस एफ अप सर। जो है वो तो v रोज ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि mg इज वेरी मच ग्रेटर देन एफ अप, यस सर। यस सर। है ना? अगर मैंने आयरन का ले लिया, अब सुनना, अगर इसी लोहे के अंदर मैं पूरे में कैविटी बना दूं, अब लोहा केवल इतने हिस्से में प्रेजेंट है, तो पहले तो लोहे का मास कम हो गया। अरे बोलो। हाँ हाँ सर। है ना? पहले तो मास कम हो गया mg, ऊपर से एफ अप तो अभी जितना था उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं किया। बोलिए हाँ या ना? यस सर। करेक्ट। उल्टा कैविटी का और बढ़ यस गया, सर। कह सकते हैं ऐसा। हाँ तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो एफ अप हाँ सर। है ना, वो ग्रेटर देन mg हो जाएगा। तो ये जो लोहे का पूरा भरा हुआ टुकड़ा था, इसके मुकाबले ये कैविटी वाला फ्लोट कर जाएगा। दिस विल सिंक बट दिस विल फ्लोट। अब आपको समझ में आ रहा है जहाज क्यों नहीं डूबता पानी का? हाँ सर। इसलिए नहीं डूबता क्योंकि जब आप उसके अंदर से लोहे को कम करोगे तो मास तो कम होगा ही, बट कैविटी के साथ साथ अपथ्रस्ट भी बढ़ता जाएगा। और अगर अपथ्रस्ट बढ़ गया तो इसका सीधा सीधा मतलब है इट विल स्टार्ट टू फ्लोट। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। सबमरीन के अंदर जो पूछ रहे हो वो भी यही रहता है। उसके अंदर ये रहता है कि हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, यानी हम एक लेवर दबाएंगे तो पानी भर जाएगा अंदर। जैसे ही पानी अंदर भरेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंदर की कैविटी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी। और जब हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पूरा पानी बाहर निकाल देंगे, यानी कैविटी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। और कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज कर दोगे तो वो सिंक कर जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। सर, यस सर। हाँ, तो ये बेसिक फंडा हो गया। ये सबमरीन केस क्या? सर, अगर सबमरीन का अगर उन्होंने पानी बाहर निकाल दिया तो हवा कैसे लाएंगे? वैक्यूम क्रिएट होगा ना वहाँ पे तो। हाँ, तो वही तो पानी निकालने के लिए वैक्यूम क्रिएट करोगे ना आप, हाँ हाँ सर, समझा है सर। ना? कंपार्टमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है ना, आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो मतलब कैविटी बना रहे हो। आवाज बहुत, रणवीर तुम्हारा माइक अच्छा नहीं है यार, माइक को सही करो। चलो अब सुनो, ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी को। यस सर। अच्छा, यस सर। अब हम केस 3 पर आ रहे हैं। हम थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं, है ना? अच्छा, टाइम लेकिन कम बचा है, तो केस 3 के लिए हम
इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जरा स्क्रीनशॉट्स ले लो। पेज नंबर 1, पेज 2, पेज 3, 1, 2, 3। आई होप क्लियर है ये, बढ़े हाँ आगे। चलो रीजॉइन करो जरा फटाफट एकदम फुर्ती में।